जनरल डायर के इशारे पर हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार। सच्चाई है बेहद चौंकाने वाली। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वायरल हिस्ट्री के इस खास प्रोग्राम में, जहां आपको इतिहास के बेहद दिलचस्प किस्सों से रूबरू होने का बेहतरीन मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नई पेशकश के साथ। 13 अप्रैल 1919 ये वो दिन था जो हर भारतीय को सदियों के लिए एक गहरा जख्म दे गया। जलियांवाला बाग नरसंहार को व्यापक रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है, जिसने अंग्रेजी राज का क्रूर और दमनकारी चेहरा सामने लाया। और अंग्रेजी राज भारतीयों के लिए वरदान है, इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए सच्चाई को उजागर किया। कई इतिहासकारों का मानना है कि इस घटना के बाद भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेजों के नैतिक दावे का अंत हो गया। इस घटना ने सीधे तौर पर एकजुट राजनीति के लिए भारतीयों को प्रेरित किया, जिसका परिणाम भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में देखा गया। यहाँ तक कि कहानी इतिहास के किताबों में दर्ज है कि कैसे महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था, जिसके बाद मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और उसका परिणाम 13 अप्रैल 1919 के नरसंहार के रूप में दिखा। हालांकि समझने वाली बात यह है कि कैसे और क्यों ये नरसंहार देशव्यापी आंदोलन का अंतिम केंद्र बना। बता दें कि पंजाब ने सबसे ज्यादा प्रदर्शन और क्रूर उत्पीड़न देखा था, जिसमें कम से कम 1200 लोग मारे गए और 3600 से अधिक लोग घायल हुए थे। बता दें कि इसकी तुलना में इस पूरे प्रकरण के दौरान केवल 5 अंग्रेज ही मारे गए थे। पंजाब को माना जाता था अंग्रेजी हुकूमत का गढ़। पंजाब को अंग्रेजी हुकूमत का गढ़ माना जाता था, जो इस बात पर गर्व करता था कि उसने राज्य में कॉलोनियों और रेलवे का विकास कर वहां समृद्धि लाई है। हालांकि इस विकास के लिबास की आड़ में अंग्रेजी हुकूमत उन सभी उठने वाली आवाजों को क्रूरता से कुचलना चाहती थी, जो कि 1870 के दशक के कूका आंदोलन और 1914-15 के गदर आंदोलन के दौरान देखने को भी मिला। लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर का पंजाब प्रशासन 1919 से पहले ही गलत भर्ती की वजह से काफी अलोकप्रिय था। साल 1915 के गदर विद्रोह के बाद गंभीर दमनकारी नीतियां देखने को मिली और शिक्षित समूहों की आवाज दबाई जाने लगी। आयरलैंड की जमींदार पृष्ठभूमि से आने वाले ओडायर ब्रितानी अधिकारी वर्ग से जुड़े शिक्षित लोगों, व्यापारियों और साहूकारों के खिलाफ सोच रखते थे और वो किसी भी राजनीतिक असंतोष को पहले ही अवसर में कुचल देते थे। रॉलेट एक्ट का घोर विरोध। फरवरी साल 1919 के अंत में जब रॉलेट बिल आया तो उसका व्यापक विरोध हुआ और इन सभी घटनाक्रमों की वजह से पंजाब इस विरोध में सबसे आगे था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ आंदोलन भारत का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था और इसी आंदोलन ने महात्मा गांधी को नेशनल फिगर के तौर पर स्थापित कर दिया। इसके बाद ही महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह सभा का गठन किया और खुद पूरे देश के दौरे पर निकल गए ताकि लोगों को एकजुट कर सके। हालांकि गांधी कभी भी पंजाब का दौरा नहीं कर सके। वो पंजाब प्रांत में प्रवेश करने ही जा रहे थे, लेकिन इसके ठीक पहले 9 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वापस भेज दिया गया। इसके अलावा इस प्रांत में कांग्रेस भी इतनी मजबूत नहीं थी। इसके परिणाम स्वरूप ये कार्यक्रम बड़ा ही प्राथमिक स्तर का रहा और इसे कुचल दिया गया। हालांकि इससे पहले फरवरी महीने के शुरुआत में भी अमृतसर और लाहौर शहरों में सरकार विरोधी सभाएं हुई, लेकिन ये सभाएं बेहद स्थानीय मुद्दों जैसे प्लेटफॉर्म टिकट, चुनाव को लेकर थी। इनमें रॉलेट एक्ट और खिलाफत के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी और देश के अधिकांश शहरों में 30 मार्च और 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान कर दिया गया। हालांकि इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर पंजाब के ही अमृतसर, लाहौर, गुजरांवाला और जालंधर शहर में देखने को मिला। लाहौर और अमृतसर में हुई जनसभाओं में तो 25 से 30 हजार तक लोग शामिल हुए थे। हिंदू मुस्लिम एकता कटर। 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन एक मार्च निकाला गया। रामनवमी के मौके पर निकले इस मार्च में हिंदू तो थे ही,
साथ में मुस्लिम भी शामिल हुए। मुस्लिमों ने तुर्की सैनिकों जैसे लिबास पहन रखे थे। बड़ी संख्या में लोग तो जमा हुए, लेकिन जनरल डायर और उनके प्रशासन को सबसे अधिक चिंता हिंदू मुस्लिम एकता देखकर हुई। किसी भी विरोध को कुचलने के लिए हमेशा आतुर रहने वाले पंजाब के गवर्नर डायर ने उसी दिन अमृतसर के लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन को अमृतसर से निर्वासित करने का फैसला किया और ठीक उसी दिन गांधी को भी पंजाब में घुसने नहीं दिया और पलवल वापस भेज दिया गया। अपने नेताओं के निर्वासन की खबर ने अमृतसर के लोगों को गुस्से से भर दिया और करीब 50,000 की संख्या में लोग जुटे और 10 अप्रैल को अपने नेताओं की रिहाई की मांग करते हुए उन्होंने सिविल लाइंस तक मार्च निकाल दिया। इस मार्च के दौरान सैनिकों से उनकी मुठभेड़ भी हुई, पथराव और गोलीबारी हुई, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई। गुस्साई भीड़ शहर वापस तो आ गई, लेकिन उनके अंदर हलचल मची हुई थी। उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी से संबद्ध प्रतीकों मसलन बैंक, रेलवे स्टेशन और चर्च में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस झड़प में 5 गोरे भी मारे गए, जिनमें से 3 बैंक कर्मचारी और एक रेलवे गार्ड था। बता दें कि इस हिंसक आंदोलन का नेतृत्व मुख्य तौर पर हिंदू, सिख, खत्री और कश्मीरी मुसलमान कर रहे थे। ठीक उसी दिन जालंधर के ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर को आदेश दिया गया कि वो इन हिंसक घटनाओं को संभालने के लिए फौरन अमृतसर पहुंचे। इस बीच नागरिक प्रशासन ढह चुका था और ऐसे में जनरल डायर को परिस्थितियों को नियंत्रण करने के लिए बुलाया गया था। और हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग में उस दिन क्या हुआ, आज हर किसी को मुंह ज़बानी पता है। 13 अप्रैल को लगभग शाम के 4:30 बज रहे थे और जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मौजूद करीब 25 से 30 हजार लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया, वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। ये गोलीबारी करीब 10 मिनट तक बिना सेकंड रुके चलती रही। जनरल डायर के आदेश के बाद सैनिकों ने करीब 1650 राउंड गोलियां चलाई। जब फायरिंग बंद हो गई तो वहाँ न घायलों के लिए मेडिकल की व्यवस्था थी और न लाशों के अंतिम कर्म की। किसी ब्रिटिश अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत तौर पर की गई ये निर्मम सामूहिक हत्या अपने आप में पहली घटना थी। हिंसा, क्रूरता और राजनीतिक दमन ब्रिटिश राज में पहली बार नहीं हुआ था और न ही ये अपवाद था, लेकिन ये अपने आप में एक अलग स्तर की क्रूरता थी और इन गोलियों से 379 जिंदा लोग लाश बन चुके थे। बता दें कि इस हत्याकांड में करीब 1000 लोगों की मौत हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो चोट ताजा ही महसूस होती है जिसने हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया था।